हाँ सुनो, जैसे क्लास में बीच में पढ़ाएंगे, आपको कुछ डाउट आएगा तो आप बीच क्लास ही में पूछ लेना। ये मत सोचा करो कि जैसे कि रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही तो सर बताएंगे नहीं, या अभी बीच में ना डिस्टर्ब करें ना टोके। बिल्कुल पूछो ना, ये तो हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है। वो तो आप ही लोगों के लिए पैकेज के लिए मतलब जो है तो उसमें डाल दिए हैं, तो आप लोग को फायदा होगा, है ना। ठीक है, अच्छा रिवीजन होगा। क्यों, तुमने किया एनसीएन का रिवीजन, कैसा लगा? बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो जा रही हैं कि नहीं हो जा रही हैं? और नोट्स भी दे दिए हैं। ठीक है। तो कुल मिला करके आप लोग मतलब अच्छे से करिए, कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आए तो क्लास में आप बिल्कुल पूछिए, डरिए रहिए नहीं किसी भी प्रकार से। ठीक है। कोई चीज़ एक बार ना समझ में आए 10 बार पूछो, है ना, 10 बार आपको मतलब जो है तो वो सारी चीज़ें क्या है बताइए, बताई जाएंगी। ठीक है, क्लियर है ना। चलो। हाँ, ये ब्लैक है ग्रीन है, ग्रीन है ना, इसको ब्लैक कर देते हैं। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ लिए थे? ठीक है ना। हम्म। चलिए नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़े थे, जिस श्रृंखला में हमने क्रमशः आंग्ल मराठा प्रथम द्वितीय और तृतीय युद्ध को देखा जाना और समझा था, है ना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी भारत की स्थिति इस समय क्या चल रही है, ठीक है। ये अपना 1800 का समय आ गया है, और केंद्रीय सत्ता औरंगजेब के 1707 में डेथ के बाद ये क्या है बताइए, कमजोर है। अब जब ये कमजोर है तो इसमें सब बैठना चाहेंगे। कौन बैठना चाहेंगे? दक्षिण भारत के लोग भी आकर के बैठना चाहेंगे, आ रहा है समझ में। और उत्तर भारत के लोग भी आपस में आकर के बैठना चाहेंगे, ठीक है। और इसी के साथ विदेशी कंपनियां यानी विदेशी आक्रमणकारी भी आकर के बैठना चाहेंगे। तो इसी कश्मकश में क्या है, अंग्रेज अपनी पॉलिसी लाते हैं और पूरे दक्षिण भारत को साफ करते हैं। जब ये आंग्ल मराठा को, क्योंकि भारत में इस समय अगर क्षेत्रीय शक्ति कोई सबसे ज्यादा ताकतवर थी तो वो थे मराठा। और निश्चित रूप से मराठा ही शासन करते, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली अपने संरक्षण में बैठा के गया था, किसको बताइए, वहां पे शाह आलम को। ठीक है। लेकिन शाह आलम के ऊपर आप याद करिए 1765 की इलाहाबाद की संधि, इतने कड़े कड़े प्रावधान उस पर लगाए गए थे कि भैया तुम तो एक काम करो, पेंशन लो, और पेंशन लेने के बाद तुम क्या करो, निजामत के लिए। तो निजामत भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कम पैसे में अच्छा प्रशासन चल पाएगा क्या बताइए। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सुरक्षा हो गया, ये सब कम पैसों में मैनेज कर पाएगी सरकार क्या? कभी नहीं कर पाएगी। तो इससे वो परेशान हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ बताइए, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठे फिर एक्टिव हुए, और एक्टिव होकर के अपने संरक्षण में ले लिए शाह आलम को। तो शाह आलम किसके संरक्षण में चला गया? वहां चला गया। इसलिए अंग्रेजों का टक्कर लेना जरूरी हो गया, इसलिए आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है। अब आंग्ल मराठा युद्ध में फाइनली अल्टीमेटली लास्ट में कौन जीत जाता है? अंग्रेज जीत जाते हैं। अब जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो अब भारत में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं रह गई जो कि इनका विरोध कर सके। हाँ, लेकिन उत्तर भारत में एक जगह रह गई है, जिसका नाम क्या है बताइए? पंजाब। पंजाब में एक बहुत ही शक्तिशाली शासक है, जिसका नाम क्या है बताइए? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह इतना ज्यादा शक्तिशाली शासक है कि इससे अंग्रेज टक्कर देने की सोच भी नहीं सकते। और इसने अपनी सेना को फ्रांसीसी सहयोग से, अपनी सेना को इसने बहुत ज्यादा मजबूत बना लिया था। अब जिस जिससे फ्रांस का कांटेक्ट होगा तो वो अंग्रेजों के लिए सिरदर्द होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? क्योंकि नेपोलियन का भय। और अगर इनका फ्रांसीसियों से अगर पत्राचार हो रहा है, विदेशी संबंध स्थापित है, पत्रों का आदान प्रदान हो रहा है फ्रांसीसियों से। अच्छा, फ्रांसीसी यहाँ पे वॉर टैक्टिक्स ताकि क्यों सिखाने लगे? उनका दोहरा उद्देश्य था, एक तो पैसे कमाना क्योंकि यहां रहना है, और दूसरा उद्देश्य क्या था कि हम अंग्रेजों की नाक में दम करके रखेंगे, और जैसी नेपोलियन आ जाएगा तो हम सब क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन वहां पे नेपोलियन की डेथ हो जाती है। तो समस्या क्या हो जाती है? फ्रांसीसियों का फाइनली बोरिया बिस्तर पैक, कोई दोबारा अटैक होते ही नहीं है। ठीक है। लेकिन अब यहां ये इतनी मजबूत कर लेते हैं अपनी सेना को कि उस समय एशिया की सेकंड नंबर की सबसे मजबूत सेना किसकी थी बताइए? रणजीत सिंह की थी। तो जब तक ये जिंदा थे तब तक अंग्रेजों ने इसको नहीं छुआ। लेकिन जैसे ही इनकी क्या हो जाती है बताइए? डेथ। तो वैसे ही यहां पे कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है। किस चीज की कहानी शुरू हो जाती है यहां पे? कि अब इनको, हमें पंजाब को क्या करना है? खत्म करना है। पंजाब को खत्म करने के पीछे का उद्देश्य क्या था? पंजाब को विलय करने के पीछे का उद्देश्य यह था कि नेपोलियन तो चला गया है, फ्रांस डाउन हो गया है, लेकिन इसी समय एक्टिव कौन हो गया है बताइए? रूस। और रूस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर के सामने आना चाह रहा है, जगह जगह पे आक्रमण कर रहा है। और इसी के साथ यहां पे एक पड़ोसी देश है, क्या बताइए? अफगानिस्तान।
तो इन लोगों को डर था कि अगर या तो रूस अटैक कर देगा अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान को जीत लेगा, और या तो ये दोनों एक हो जाएंगे और अफगानिस्तान एक मतलब बैटल फील्ड मिल जाएगा कहां पे अटैक करने के लिए, यहां। और ये लोग अटैक करेंगे तो किस रास्ते से आएंगे? पंजाब से। और अंग्रेज अब जितनी भी सीमा है उसको क्या करना चाहते हैं? सुरक्षित करना चाहते हैं। तो अंग्रेज यहां पे एक नई पॉलिसी लाएंगे जिसका नाम क्या रहेगा बताइए? फॉरवर्ड पॉलिसी। पूरा बैकग्राउंड समझिएगा, ठीक है? क्लियर है? अब इस फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत ये लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि भारत की जितनी भी सीमा है, जो बॉर्डर है, उस सभी को क्या करना? सेव करना, यानी कि सुरक्षित करना। तो इसके लिए ये लोग क्या करेंगे? जैसे यहाँ पे हमारे क्या है बताइए? बर्मा है, ठीक है? यहाँ पे क्या है बताइए? भूटान है, ठीक है? यहाँ पे हमारे क्या है बताइए? नेपाल है, ठीक है? और यहाँ पे हमारे क्या है बताइए? तिब्बत है, ठीक है? क्लियर है? और यहाँ पे हमारा क्या है बताइए? पंजाब है, ठीक है? और यहाँ पे हमारा क्या है बताइए? सिंध है, जिसका मैक्सिमम एरिया कहाँ आता है? मतलब जो आज पाकिस्तान में आता है, ठीक है? तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा तो यहाँ पे इनको है ना, हम ये सबको नहीं पढ़ेंगे, हम किसको पढ़ेंगे? पंजाब को और सिंध को, है ना? बाकी सबको हम क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि वो भारत में नहीं आता है और सिलेबस में हमारे नहीं है, ठीक है? तो समझना बात को। तो फॉरवर्ड पॉलिसी क्या कहती है? इन लोग ने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाया और फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत इन्होंने ये बनाया कि भाई हम ये सभी सीमाओं को क्या करेंगे? सुरक्षित करेंगे और इसके लिए खुद ही आगे बढ़ के हम अटैक कर देंगे। इन छोटे छोटे क्षेत्रों में हम खुद ही आगे, फॉरवर्ड मतलब हम सामने से आगे बढ़ करके क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे और वहां पे अपनी ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित कर देंगे, जिससे भारत क्या हो जाएगा? सुरक्षित हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे थे इस पॉलिसी का, है ना? कुछ अंग्रेज विरोध कर रहे थे, क्यों? क्योंकि युद्ध करेंगे तो लगेगा पैसा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं यार, बहुत ज्यादा पैसा मतलब वेस्ट होगा, ये मत करो। लेकिन उसके बाद भी मतलब इस पॉलिसी को अपनाया जाता है और इसी की पॉलिसी के तहत क्या किया जाता है? पंजाब का विलय कर लिया जाएगा। तो समझना, पंजाब आक्रमण के क्या क्या कारण? आंग्ल सिख युद्ध प्रथम, आंग्ल सिख युद्ध, दो वॉर होंगे, वन और टू। समझ में आया? ठीक है। अब ये जो मतलब जो हमारा आंग्ल सिख प्रथम युद्ध रहेगा, तो इसका मुख्य रूप से जो मतलब यहाँ पे कारण रहेगा, वो कारण वैश्विक रहता है, ठीक है? इसका कारण जो रहता है वो क्या रहता है बताइए? वैश्विक रहता है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को भय है। किससे भय है बताइए अंग्रेजों को? अब की बार रूस से। कहीं रूस आ जाए अफगानिस्तान के रास्ते, कहां आ जाएगा बताइए? भारत। और भारत आ जाएगा यहां पे, क्या कर देगा बताइए? अटैक कर देगा। तो भारत को अपने हाथ से क्या है बताइए? खोना पड़ेगा। तो उसके लिए ये यूज क्या करते हैं बताइए? फॉरवर्ड पॉलिसी, कि खुद जा करके हम पंजाब पे आक्रमण करके पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला ले। जैसे जो पंजाब और सिंध का विलय होगा, है ना, आगे चल करके यहाँ पे मतलब गवर्नर बनकर कौन आ जाएगा? डलहौजी। तो डलहौजी क्या लाएगा? अपनी हड़प नीति लाएगा। और हड़प नीति में वो रूल लाएगा कि जितने भी ब्रिटिश साम्राज्य हैं, अगर वहां पे अगर कोई दत्तक पुत्र नहीं है, मतलब उनका खुद का कोई वारिस नहीं है, तो उनकी राज्य को अंग्रेजी अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। लेकिन पंजाब और सिंध को इन्होंने अलग तरीके से विलय किया। तो एग्जाम में जैसे यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा था कि पंजाब और सिंध का विलय किस पॉलिसी के तहत हुआ, तो इनका विलय फॉरवर्ड पॉलिसी। यहां पे ऐसी कोई मतलब चीज नहीं थी, इन लोग ने सीधे अटैक कर दिया। और पंजाब और सिंध का जो इन्होंने किया, तो पंजाब और सिंध ये दोनों जगह का ये लोग क्या कर लेते हैं? विलय कर लेते हैं। क्या करते हैं? ये दोनों जगह का विलय करते हैं, अब अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं। और यहाँ पे आपको पता है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बनाते हैं। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र मतलब यहाँ पे एक कमिश्नर बैठेगा और वही शासन सत्ता को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। तो समझ में आया ना पंजाब का विलय क्यों हो रहा है? ये कारण है। समझ में आया? क्योंकि पंजाब को भी हाथ से नहीं खोना है, ठीक है। अब इसके लिए इन लोगों को खुद अंग्रेज आगे बढ़ करके उंगली करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बताइए? ठीक है। तो देखो, जब रणजीत सिंह थे
तो एक संधि साइन हुई थी जिसे क्या कहते हैं, सतलज की संधि। सतलज नदी में ये संधि हुई थी और सतलज संधि के तहत क्या साइन हुआ था कि ये सतलज नदी बह रही है यहां से, ठीक है। इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र जो हुआ, तो ये किसके अधीन रहेगा, अंग्रेजों के, ठीक है। मतलब अंग्रेज किसी भी कंडीशन में सतलज नदी को पार नहीं करेंगे। और सतलज नदी के जो पार वाला क्षेत्र है, यानी कि जो पश्चिम क्षेत्र है, तो यहां पे कौन रहेंगे बताइए, सिख रहेंगे। यानी कि ये किसका क्षेत्र रहेगा बताइए, पंजाब का क्षेत्र रहेगा, ठीक है। ये संधि 1809 में साइन करते हैं किसके साथ बताइए, रणजीत सिंह के साथ। और बोले कि आप कभी भी इस संधि का उल्लंघन नहीं करेंगे और इसके पार अगर आप आए तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा, युद्ध, कि आपने हमारी सीमा का क्या किया है बताइए, अतिक्रमण किया है। तो जवाबी कार्रवाई क्या होगी, सीधे युद्ध होगी। समझ में आया, ठीक है। अब पंजाब की हम थोड़ा सा रणनीतिक मतलब पंजाब की हम यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति समझते हैं कि पंजाब की राजनीतिक स्थिति क्या है। समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा कि पंजाब में क्या चल रहा है। तो पंजाब में इस समय क्या चल रहा था, देखो, रणजीत सिंह की हो जाती है डेथ। जैसे ही रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है और वैश्विक परिस्थिति क्या बन रही है अंग्रेजों के सामने, ये तो अंग्रेजों को मौका मिल जाता है यहाँ पे अटैक करने का। रणजीत सिंह के बाद के सारे उत्तराधिकारी जो रहते हैं एकदम टुल्लू पंप रहते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं वो लोग। जैसे इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अगला इसका मतलब जो एक बेटा रहता है वो कौन रहता है, खड़क सिंह। तो ये खड़क सिंह केवल 8 महीने ही शासन कर पाता है, ठीक है। बहुत कमजोर रहता है, आपसी में आपस में यहाँ विद्रोह चालू हो जाता है, ठीक है। फिर खड़क सिंह के बाद यहाँ पे अगला बनता है नौ नौ लेख सिंह, इसे नौलखा सिंह भी कहते हैं। ये भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। और अगला कौन आता है बताइए, शेर सिंह आता है। तो शेर सिंह क्या करता है, जो सबसे छोटा बच्चा रहता है रणजीत सिंह का, जिसका नाम क्या रहता है बताइए, दिलीप सिंह, उसको क्या कर देता है, राजा बना देता है। अब चूंकि बालक छोटा है तो इसकी संरक्षिका इसकी मम्मी यानी रणजीत सिंह की जो वाइफ रहती है, जिसका नाम क्या रहता है, रानी जिंद, ठीक है, इसको इसकी संरक्षिका बना देता है ना। इस प्रकार यहाँ पे ये लोग सब टोटल फेल मिलते हैं, ठीक है। मात्र 3 साल में, 3 साल में इन तीनों को मार दिया जाता है, इतने उठापटक मचती है। और जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर होगी तो कौन आक्रमण करेगा, आसपास के राज्य या विदेशी। यहीं पे अंग्रेजों को मौका मिल गया कि वहां पे तो तख्ता पलट चल रहा है, 3 साल में 3 राजा को मार डाले, कोई वहां पे टिक ही नहीं पा रहा है। तो फाइनली क्या है बताइए, यहां रानी जिंद को बनाते हैं। तो ये पंजाब की क्या है रणनीतिक स्थिति, यानी कि पंजाब में भी क्या चल रहा है, उत्तराधिकार का संघर्ष। देखो, जहां जहां उत्तराधिकार का संघर्ष चालू होगा अंग्रेज आकर के हस्तक्षेप करने लगेंगे, क्योंकि अंग्रेजों की पॉलिसी ये क्या थी, हस्तक्षेप करना, इंटरफेरेंस करना। और इंटरफेरेंस कहां करना, जहां जहां पे भी क्या हो बताइए, उत्तराधिकार का संघर्ष हो, तो वहां वहां वो क्या कर देते थे, इंटरफेयर कर देते थे, ठीक है। तो पंजाब में क्या चल रहा है बताइए, उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है, ठीक है। लाइट गोल हो गई क्या, चलेगी, रिकॉर्डिंग भी कट जाएगी है, चलेगी है ना। तो पंजाब में क्या चल रहा है बताइए, उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा है, ठीक है। तो इस उत्तराधिकार संघर्ष का फायदा कौन ले लेगा बताइए, अंग्रेज। और क्या कर देंगे बताइए, अटैक। और अंग्रेज यही करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ पंजाब को जीतना क्यों जरूरी है, क्योंकि पंजाब से बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। और अंग्रेजों को क्या चाहिए बताइए, पैसा चाहिए। और थोड़ा मोड़ा चाहिए कि ज्यादा चाहिए बताइए। तो चौथा कारण क्या होगा बताइए, पंजाब से पैसा। और पंजाब से पैसा क्यों मिलेगा, क्योंकि यहां से सतलज नदी आ रही है, आ रहा है समझ में, सिंध नदी आ रही है, कई सारे दो आपके क्षेत्र बन रहे हैं। और जहां जहां भी दो आपका क्षेत्र बनेगा तो वहां जमीन क्या है बताइए, बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी। और उपजाऊ होगी तो वहां की कृषि क्या होगी, बहुत ज्यादा। यानी पैसा यहाँ पे सामान्य नहीं, बहुत ज्यादा है, इसलिए पंजाब को जीतना जरूरी है, ठीक है। और अगला कारण क्या कि पंजाब को जीतना जरूरी है, क्योंकि पंजाब भारत की एक तरह से मतलब जो है भौगोलिक सीमा रेखा बनाता है। और यहां से क्या होता है, यहां से भी पहले व्यापार होता था कि नहीं। अब परिस्थिति 1800 तक आते चेंज होगी कि नहीं, व्यापार। और यहाँ पे लुधियाना नाम की जगह है, और लुधियाना आज भी फेमस है कपड़ों के बाजार के लिए कि नहीं।
आपको पता है इंडियन ब्रांडेड मार्केट को पूरी तरह से लुधियाना ने पाट दिया। इसलिए जितने भी शोरूम हैं आपको सभी शोरूम में मतलब मक्खी भी घुसते हुए नहीं दिखाई देगी कपड़ों की। जबलपुर में जैसे क्या होता है, शोरूम खुलता है, दुकान खुलती है ब्रांडेड, 6 महीने बाद वो दुकान बंद हो जाती है। ठीक है, क्यों बंद हो जाती है आपको पता है? क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में, सामान्य नहीं बहुत बड़ी मात्रा में लुधियाना में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। प्यूमा का ट्रैक सूट देखा कितने का मिल रहा है वहां कंपनी में, 3500 का, 4000 का। लुधियाना से जो बना के दे रहे हैं कितने, 500 रुपया में। बोले नीचे का भी लो ऊपर का भी लो और साथ में एक टोपा भी लो, और प्यूमा कंपनी को पहना दिया टोपा। और जितनी भी ऑनलाइन कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, फ्लिपकार्ट हो गई, मिंत्रा हो गई, अमेजोन हो गई, ये सब लोगों मतलब वहां भी माल बेच रहे हैं, ऑफलाइन भी बेच रहे हैं। क्वालिटी थोड़ा ठीक कर दी, ऐसा कर दी कि फर्स्ट कॉपी। तो इस समय पूरा मतलब पहले एक समय मतलब कल्चर था ब्रांडेड कपड़े पहनना, अब ब्रांडेड कपड़े पूरी तरह से पड़ गए हैं। तो कंपनी को बहुत बुरी तरह से लॉस हुआ। तो ये लुधियाना का मार्केट आज का नहीं, उस समय से है, कपड़े का बहुत ज्यादा मार्केट है, बहुत ज्यादा व्यापार होता है। तो ये अंग्रेजों को चाहिए कि नहीं चाहिए बताइए? बिल्कुल चाहिए। तो ये सब कारण थे पंजाब को क्या है बताइए, जीतने का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। और एक याद रखिएगा 1760 में, 1760 में अंग्रेज वो ब्रिटेन में चालू हो गई है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। क्योंकि ब्रिटेन में बहुत बड़ी मात्रा में मिल गया है कोयले का भंडार। समझ में आया? जेम्स वॉट ने बना, देखो क्या मिल गया है, कोयला। और जेम्स वॉट ने बना दिया है भाप से काम करने वाला इंजन। ठीक है। और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में क्या मिल गया है, इस्पात। तो किसी भी फैक्ट्री को कौन चलाएगा, इंजन, कोयला, इस्पात। अब ये कितनी मात्रा में चाहिए भारत से, बहुत ज्यादा मात्रा में। और इसी के साथ भारत में क्या मिल गया है, कपास, कपड़ा। तो ये सब चाहिए। तो ये सबसे आज अंग्रेजों की स्थिति इतनी अच्छी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है। तो इस इन सब कारणों के कारण पंजाब को जीतना अंग्रेजों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक और अनिवार्य है। तो बैकग्राउंड समझ में आया, पूरा क्लियर हुआ? आगे बढ़े। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो बीच में रोक के पूछ लेना। ठीक है। अंग्रेज क्या करेंगे, सतलज की संधि का उल्लंघन कर देंगे, अपनी सेना को लेकर के कहां घुस जाएंगे, सतलज पार करके लुधियाना तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही लुधियाना पहुंच जाएंगे तो यहां से सिखों का क्या हो जाएगा, अटैक। इसी को कहते हैं आंग्ल सिख प्रथम युद्ध कहते हैं। क्योंकि सतलज की संधि का क्या हो गया है, उल्लंघन। और ये कहां तक आ गए हैं बताइए, लुधियाना तक आ गए हैं। ठीक है। तो अलग अलग जगह पे क्या होंगे बताइए, बैटल होंगे, यानी कि युद्ध होंगे। और इस युद्ध में जो है, तो मुख्य रूप से जैसे हम देखें तो फाइनली फाइनली इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय होगी। जैसे कई जगह युद्ध होता है, ठीक है, जैसे जो युद्ध होता है तो कहां पे, मतलब कहां कहां पे, तो मुढ़की का, मुढ़की नाम की जगह है। ठीक है। तो ये कहां पे है, जस्ट सतलज नदी के किनारे है, तो वहां पे आते हैं। तो वहां पे इनका पहला युद्ध होता है। ठीक है, मुड़की का युद्ध होता है। ठीक है। फिर इसी के जस्ट तुरंत बाद, ये सब पहला युद्ध है। ठीक है। फिरोज शाह युद्ध होता है। ये सब कब हो रहा है, ये आपका 1845। ये सारे युद्ध 1845 से 46 में हो रहे हैं। ठीक है। फिरोज शाह का युद्ध होता है। ठीक है। फिरोज शाह के युद्ध के बाद जो मतलब अगला युद्ध होता है, अली वाली युद्ध होता है। ठीक है। और अली वाली युद्ध में यहां फाइनली, अभी ये दोनों तो मतलब जो है तो निर्णायक नहीं रहते हैं, लेकिन जो अली वाल का युद्ध होता है इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं। समझ में आया? क्योंकि सिख लोग बहुत ही मतलब शक्तिशाली थे, वीर थे, सेनानी थे। और ये लोग बहुत ही जबरदस्त गति से क्या करते हैं बताइए, युद्ध को क्या करते हैं बताइए, लड़ते हैं। समझ में आया? तो इनसे जीतना मुश्किल हो पा रहा था। लेकिन अलीवाल के युद्ध में यहां अंग्रेज सेनापति आता है, जिसका नाम क्या रहता है अंग्रेज सेनापति का, हैरी स्मिथ। सर हैरी स्मिथ आता है। और ये यहाँ पे क्या करता है बताइए, ये वाला युद्ध क्या है, इनको जिता देता है। और फिर फाइनली फाइनली लास्ट में सुब्राव युद्ध होता है, चौथा सुब्राव युद्ध होता है। और इसमें जो सिख की तरफ से रहते हैं सेनापति, ठीक है, जिसका नाम क्या रहता है, तेज सिंह। देखो दो लोग रहते हैं सिख की तरफ से, तेज सिंह और कौन रहते हैं बताइए, लाल सिंह। ये दोनों जाकर के किससे मिल जाते हैं, अंग्रेजों से।
तो क्या कर दिए बताइए, धोखा दे दिए, और धोखा दे दिए तो फाइनली यहाँ पे सिख पूरी तरह से क्या है बताइए, हार जाते हैं। ठीक है, ये तेज सिंह क्या करता है, जा करके एक पुल तोड़वा देता है, और वो पुल तोड़वाने से अपने ही लोगों को धोखा दे देता है। 10,000 सिख सैनिक क्या है, मारे जाते हैं। तो ये युद्ध समाप्त हो जाता है। फाइनली किसने जीता बताइए, अंग्रेज ने, और अंग्रेज कर लेते हैं लाहौर की संधि। ठीक है, और लाहौर की संधि के तहत सिख साम्राज्य में यहां रेजिडेंट बैठा देते हैं अपना। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसमें आपको क्या जानना है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में जो अलीवाल का युद्ध रहता है, ये निर्णायक साबित होता है, क्योंकि इसमें कौन जीत जाता है बताइए, अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सुब्रांव का युद्ध होता है, तो इसमें क्या होते हैं बताइए, तेज सिंह धोखा दे देता है, तो फाइनली यहां भी अंग्रेज क्या है, जीत गए। ठीक है, तो अंग्रेज लोग सिख के साथ क्या कर लेते हैं बताइए, लाहौर की संधि कर लेते हैं। अब लाहौर की संधि की शर्तें क्या रहती हैं, अब जीत गए हैं अंग्रेज, तो सबसे पहले क्या मांगेंगे, पैसा, कि युद्ध में जो भी पैसा लगा है वो कौन देगा बताइए, सिख देंगे। समझ में आया? तो क्षतिपूर्ति कौन देगा, सिख, और किसको देगा बताइए, जीते वाले राज्य को, तो अंग्रेजों को। तो लाहौर की संधि होती है। ठीक है, तो लाहौर की संधि की जो सबसे पहली शर्त रहती है, ठीक है, लाहौर की संधि की जो सबसे पहली शर्त रहती है, वो ये रहती है कि युद्ध क्षति पूर्ति कौन किसको देगा, समझिएगा। ठीक है, तो सिख लोग देंगे, किसको देंगे बताइए, अंग्रेजों को देंगे। समझ में आया? क्या देंगे, रुपया पैसा। बोले भैया पैसा कम पड़ रहा है और पैसा दो, बोले नहीं है, तो बोले एक काम करो, जम्मू एंड कश्मीर में तुम लोग रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो, तो जम्मू एंड कश्मीर को हमें दे दो। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर किसको दे दिया जाता है बताइए, अंग्रेज को। अंग्रेज तुरंत इसे बेच देते हैं, किसको बेच देते हैं, गुलाब सिंह को। गुलाब सिंह को कितने रुपए में बेच देते हैं, 75 लाख में। तो ये सिखों के लिए बहुत ही ज्यादा अपमान की बात हो गई। तो बहुत ही ज्यादा उनको क्या महसूस होता है बताइए, अपमान। ठीक है, गुलाब सिंह मतलब जम्मू एंड कश्मीर का राजा है। ठीक है, मतलब आगे चल के राजा बनेगा, जो कि खरीदता किससे है, रणजीत सिंह जब रहते हैं तो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में पूरा अपना क्षेत्र अधिपत्य स्थापित कर लिया था, और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ सिख रहते हैं। फिर जब ये वाला युद्ध हार जाते हैं, तो जो ये लोग वहाँ के व्यक्ति को, गुलाब सिंह को, जो पैसे वाला रहता है, उसको बेच देते हैं। यही आगे चल के जम्मू कश्मीर का राजा बनता है। लेकिन सिखों के लिए बहुत ही अपमानजनक संधि साबित होती है कि बताओ यार, जम्मू कश्मीर है उठा के बेच दिया यार। ठीक है, तो यही संधि बनती है द्वितीय आंग्ल युद्ध का, मतलब आंग्ल सिख युद्ध का क्या बनती है बताइए, कारण बनती है। ठीक है, और अब यहां पे लाहौर में एक रेजिडेंट, ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा देते हैं। क्या बैठा देते हैं, ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा देते हैं, जिसका नाम क्या रहता है, हेनरी लॉरेंस। ठीक है, अब ये हेनरी लॉरेंस को यहां पे बैठा देते हैं। समझ में आया? यानी कि अब जो पंजाब है, तो किसके अंडर में आ गया है बताइए, पंजाब अंडर में आ गया है, ब्रिटिशों के आ गया है। ठीक है, इससे इन लोग को बहुत अपमान महसूस होता है। ठीक है, और नाम मात्र के लिए यहां पे, नाम मात्र के लिए शासक बना देते हैं किसको, वही दिलीप सिंह, और उसकी मतलब जो है तो मम्मी रहती है। ठीक है, तो अब ये नाम मात्र के राजा हो जाते हैं, कौन बताइए, दिलीप सिंह। अब बोलते हैं कि ठीक है चलो, राजा रहेगा कौन बताइए, दिलीप सिंह, और इसी के साथ जो संरक्षिका रहेगी वो कौन रहेगी बताइए, रानी जिंद। ठीक है, अब यहाँ पे अपना ब्रिटिश रेजिडेंट बैठा दिए हैं, किस लिए, कि जैसे ही समय मिलेगा तो हम फिर क्या कर देंगे, हस्तक्षेप, और इन दोनों की क्या कर देंगे, छुट्टी, इन लोग को घर बैठा देंगे। जैसे वहां ना, वहां उसको बाजीराव दूती को पेंशन देके गांव भेज दिए ना, बोले चलो निकलो अब तुम अपने गांव, क्यों, क्योंकि सेना नहीं है तो तुम यहाँ के लोगों से मिलकर विद्रोह कर सकते हो। तो ये लोग भी यहाँ रह के विद्रोह करेंगे कि नहीं, तो बोले बच्चा तुम्हारा छोटा है, इसको लेके जाओ लंदन में, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कराओ, और वहां दे देंगे पेंशन लंदन में इन लोगों को। कब, अगले युद्ध में। समझ में आया? अब इसी बीच में क्या ये ब्रिटिश रेजिडेंट हस्तक्षेप करता है कि रानी जिंद को क्या कर देता है, हटा देता है ना।
महिला ज्यादा बात कर रही थी, चन्न भन्न ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हटा दिए। और जैसे इसको हटा देते हैं तो नाराज हो जाएगी कौन? पूरे सिख समाज की। हमारे ही राजा को या रानी को ये लोग क्या कर रहे हैं बताइए? हटा रहे हैं। और फिर क्या हो जाएगा बताइए? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध क्या हो जाएगा बताइए? शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा लड़ते हैं। दूसरा समझ में आया। और सिख अपने अपमान का बदला लेना ही चाह रहे हैं। लेना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं? तो द्वितीय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का कारण क्या? लाहौर की अपमानजनक संधि। इसका क्या करना है? बदला। और इसके लिए तत्कालिक कारण क्या मिल गया? ठीक है, रानी जिंद को पद से क्या कर दिया बताइए? हटा दिया। तो युद्ध क्या हो जाएगा बताइए? शुरू। अब दूसरा युद्ध क्या हो गया यहां पे? शुरू हो गया। ठीक है, तो आंग्ल सिख सेकेंड वॉर, द्वितीय युद्ध यहां पे क्या है बताइए? शुरू हो गया। ठीक है, कारण तो मैंने बता दिया ना कि अंग्रेजों की हस्तक्षेप नीति। और हस्तक्षेप नीति क्या है? कि रानी जिंद को यहां से क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। और लाहौर की अपमानजनक संधि और जम्मू एंड कश्मीर का बेचा जाना। ठीक है, तो ये सब चीजों से परेशान हो जाएंगे। और इनको भी, और इसी के साथ एक कारण यहां पे ये होगा कि पंजाब के ही जस्ट पास से मुल्तान है। और मुल्तान में यहाँ का जो गवर्नर, गवर्नर यानी कि दीवान, दीवान मतलब जो राजस्व कलेक्ट करेगा, यानी कि टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या रहता है? मूल राज। ठीक है, मूल राज को अंग्रेज बोलते हैं कि और ज्यादा पैसा दो, टैक्स क्या करो? बढ़ा के दो। तो मूल राज इस चीज के लिए क्या कर देगा बताइए? मना कर देगा। तो ये अपने एक व्यक्ति को, पैट्रिक वैन को भेजते हैं, एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम है क्या? पैट्रिक। इसको बोलते हैं जाके पैसा लेके आओ, तो पैट्रिक को ही मार डालते हैं। ठीक है, तो यहीं से युद्ध क्या हो जाता है बताइए? शुरू हो जाता है। वहां से ये लोग सब एक हो जाते हैं। और यहां पे क्या हुआ है? रानी जिंद को क्या कर दिए हैं? हटा दिए हैं। तो ये मिल करके क्या कर देते हैं बताइए? युद्ध कर देते हैं। फिर अलग अलग बैटल फील्ड में क्या होगा बताइए? युद्ध होगा, अलग अलग जगह में युद्ध होगा। जैसे रामनगर युद्ध होगा। रामनगर युद्ध आपका, ठीक है, ये 1845 में वो हो रहा था, 1846 में ये। ठीक है, रामनगर युद्ध में मतलब निर्णायक नहीं हुआ, सिख लोग जीत रहे हैं। फिर चिलियावाला में बहुत जबरदस्त तरीके से, चिलियावाला युद्ध थोड़ा फेमस है। इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें बहुत बुरी तरह से अंग्रेजों की क्या हो गई थी बताइए? पराजय हो गई थी। ये 1849 में हो रहा है। और इसमें अंग्रेजों की बहुत बुरी क्या हो गई बताइए? पराजय हो गई। ठीक है, फिर फाइनली अब अंग्रेज पूरी तैयारी के साथ आते हैं। इसे बोला जाता है गुजरात का युद्ध बोला जाता है। ठीक है, और गुजरात युद्ध में अंग्रेज बहुत बड़ी मात्रा में क्या लाते हैं बताइए? तोप लाते हैं, हथियार लाते हैं कि सिखों को नहीं हरा पा रहे हैं, हराना है। पूरा युद्ध का साजो सामान, पैसा इकट्ठा ला करके यहाँ झोंक देते हैं। ये होता है 21 फरवरी 1849 को होता है। तब जाकर के फाइनली अंग्रेज किसी तरह यहाँ पे जीत जाते हैं। समझ में आया? इस प्रकार आंग्ल सिख द्वितीय युद्ध को अंग्रेजों ने क्या कर लिया बताइए? जीत लिया। इसे पंजाब विलय क्यों कहा जाता है? इसलिए पंजाब विलय क्योंकि यहां पे अब इसे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बना दिया जाएगा। और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बना करके यहां पे एक कमिश्नर बैठा दिया जाएगा। अब युद्ध के बाद क्या होगा? तो युद्ध के बाद पंजाब, पंजाब का विलय कर लिया जाएगा। पंजाब को किसके अंडर में ला लिया जाएगा बताइए? अंग्रेजों के अंडर में। और पंजाब को क्या घोषित कर दिया जाएगा? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। यानी यहां पे एक ब्रिटिश, पहले ब्रिटिश रेजिडेंट बैठता था ना, अब कौन बैठेगा? एक कमिश्नर बैठेगा। और ये कमिश्नर ही क्या करेगा बताइए? यहां का शासन और प्रशासन को क्या करेगा बताइए? संचालित करेगा। ठीक है, जॉन लॉरेंस को यहां पे क्या बना दिया जाता है? कमिश्नर। ठीक है, इस प्रकार पंजाब किसके अंडर में आ जाता है? पूरी तरह से अंग्रेजों के अंडर में आ जाता है। और इसी के साथ पंजाब की सेना का इतना अच्छा प्रदर्शन देख करके अंग्रेज क्या करते हैं? एक रेजिमेंट बनाते हैं यहाँ पे। उसका नाम क्या रखते हैं? सिख रेजिमेंट। कि इस रेजिमेंट में सबसे योद्धा सिपाही रहेंगे। कौन रहेंगे बताइए? सिख। और इस प्रकार ब्रिटिश टुकड़ी को एक क्या मिल जाती है? बहुत बड़ी सेना मिल जाती है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये था आंग्ल सिख द्वितीय युद्ध। और इस प्रकार पंजाब का भी क्या कर लिया गया?
विलय कर लिया गया। ठीक है, समझ में आया, है ना। अब इसी के साथ हम यहाँ पे देखें तो बगल में एक छोटी सी जगह है, क्या है बताइए, सिंध है। कौन सी जगह है? सिंध है। तो सिंध का भी विलय कर लेते हैं अंग्रेज। क्यों विलय कर लेते हैं समझना, यहाँ पंजाब है और यहाँ सिंध है, और इसी बीच में अंग्रेज कहाँ चले जाते हैं? अफगानिस्तान तक पहुंच जाते हैं, अफगानिस्तान से युद्ध करने। अफगानिस्तान को आज तक कोई हरा पाया है क्या? नहीं। अमेरिका भी इतने साल बैठा रहा वहां, की नहीं बैठा रहा? कोई हरा पाया अफगानियों को? क्या नहीं हरा पाया। अच्छा, अफगानियों को क्यों नहीं हराया जा सकता है? या इसी के साथ जो मध्य एशिया के जो देश हैं, है ना, जैसे नादिर शाह आया था, है ना, जैसे अहमद शाह अब्दाली था, है ना, और जैसे यहाँ आज भी अफगान है, इन लोगों को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए नहीं हरा सकता क्योंकि इनके डीएनए में ही क्या है बताइए, लड़ना। समझ में आ रहा है? और जिसके डीएनए में, मतलब तुम क्यों लड़ते हो? तुम लड़ते हो कि एक तो अच्छा, भारतीय अगर कोई लड़ेगा तो क्यों लड़ेगा? कि पहले हम अपने आप को बचा लें। वो गोली मारेगा तो गोली कम मारेगा, छुपेगा ज्यादा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लेकिन अफगान क्यों लड़ता है? अफगान मरने के लिए लड़ता है। समझ रहे हो? तो जीतेगा कौन, जो मरने के लिए लड़ रहा है कि जो बचने के लिए लड़ रहा है? समझ रहे हो? ठीक है। उनको बता दिया जाता है कि तुम्हें अपने युद्ध के लिए लड़ना है और तुमको खुद ही मरना है, लेकिन कितने लोगों को मार के मरना है? 72 लोगों को मार के मरना है। समझ रहे हो? तो इसलिए कौन जीतेगा? वो लोग जीतेंगे। तो ब्रिटिशों के इतनी बुरी तरह छक्के छुड़ाए आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। हालांकि हम उसे इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अफगानिस्तान का इतिहास आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में जान लीजिए, इतनी बुरी तरह पीटे कि पीट पीट के भगा दिए, इतना बुरा मारे इन लोगों को कि इनके पूरे सैनिक ही सब मर मुरा गए। अब बेइज्जती हो गई भारत में। तो 1857 की क्रांति में यहाँ के लोगों का हौसला अफजाई कहां से होगा? आंग्ल अफगान युद्ध से हौसला अफजाई होगा। ठीक है, आंग्ल अफगान युद्ध से हौसला अफजाई क्यों होगा? इसलिए होगा कि क्योंकि अफगान में इन लोगों की बहुत ही बुरी तरह से क्या हुई है, अफगानिस्तान में पराजय। तो 1857 की क्रांति में, क्योंकि अभी सब संदेश क्या जा रहा था कि अंग्रेज अपराजेय हैं, ये किसी ना किसी, पहला युद्ध नहीं जीतते तो दूसरा लड़ते हैं, दूसरा नहीं तो तीसरा, और तब तक लड़ते हैं कि जब तक ये जीत ना जाए। लेकिन यहाँ पे तो ये लोग बहुत बुरी तरह पिट पिटा गए, अब वापस आए। तो इसलिए ये लोग वापस आते ही साथ सबसे पहले किसका विलय कर लेंगे? सिंध का, कि कहीं यहां तक अफगान ना आ जाएं और हम लोग की छुट्टी ना कर दें। तो डर और भय का माहौल है। तो अफगान और मतलब आंग्ल अफगान, प्रथम युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध होता है, तृतीय युद्ध होता है। प्रथम अभी होगा, फिर आगे चल करके दूसरे और तीसरे होंगे। और अफगानिस्तान को अंग्रेज क्यों मिलाना चाहते हैं? क्योंकि अगर कहीं यहाँ रशिया आ गया तो रशिया निपटा देगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है। तो इसलिए ये लोग आकर के क्या कर लेते हैं, सिंध का भी, है ना, सिंध का विलय कर लेते हैं। सिंध के विलय में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ का जो मतलब शासक रहता है वो खुद ही अंग्रेजों का क्या बन जाता है, मित्र बन जाता है। कोई लड़ाई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है और आसानी से सिंध का भी क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो सिंध का विलय भी हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार पंजाब का भी विलय हो गया। और 1843 में, ये 1843 में होगा, और 45-46 में क्या होगा आपका, आंग्ल सिख प्रथम युद्ध, और यहाँ 49 में फाइनली सेकेंड वॉर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार सिंध का भी विलय हो जाएगा और पंजाब का भी क्या हो जाएगा बताइए, विलय हो जाएगा। अब पूरा भारत किसके अंडर में आ गया है? अब देखो समझो, है ना, हम किस किस का विलय कर लिए हैं? अंग्रेज पूरे भारत का विलय कर लिए हैं। ठीक है। यहां कर्नाटक से शुरू किए थे, कर्नाटक से त्रावणकोर इनका क्या बन गया था बताइए, फ्रेंड बन गया था। फिर आपने देखा कैसे टीपू से लड़ लड़ के यहाँ पे फाइनली इन्होंने ये जो कोरोमंडल तट है जीत लिया। समझ में आया? यहाँ पे क्या था बताइए, आपका मैसूर राज्य, मैसूर को भी जीत लिया। मैसूर के बाद ये पूना से लेकर के यहां तक पूरा मराठों का लगता था, पेशवा, तो मराठा जीत लिया। यहाँ पे जो हैदराबाद थे, इन्होंने अपना ताज ही रख दिया अंग्रेजों के चरण में, आज भी रखे हुए हैं। ठीक है। निजाम उनके साथ हो गए। ठीक है। कर्नाटक उनके साथ हो गया। इस प्रकार से पूरा दक्षिण भारत ये लोग क्या कर लिए बताइए, जीत लिए। उत्तर भारत में देखो तो बंगाल को प्लासी से जीत लिए, अवध को बक्सर से जीत लिए। इसी के साथ कहां पहुंच गए, दिल्ली। दिल्ली में गचा गच मचा है। कभी कौन आ रहे हैं, मराठे के संरक्षण में नवाब बैठ रहा है, कभी अंग्रेजों के संरक्षण में। तो मराठों की ही छुट्टी कर दी है तो किन के संरक्षण में बैठने लगा, अंग्रेजों के संरक्षण में। ठीक है।
अहमद शाह अब्दाली पूरी तरह से डिफ्यूज हो गया है, ठीक है। और यहाँ की सीमा को सुरक्षा करने के लिए इन्होंने किसका विलय कर लिया? सिंध का विलय कर लिया। और किसका विलय कर लिया बताइए? पंजाब का विलय कर लिया, ठीक है। और जम्मू कश्मीर बोले कोई मतलब नहीं है, बेचो बाचो अलग करो। समझ रहे हो? इतना ज्यादा इतनी दूर तक हम नहीं जा सकते, तो गुलाब सिंह को बेच बाच के अलग कर दिए। तो इस प्रकार से पूरा उत्तर भारत भी इनके नियंत्रण में आ गया और दक्षिण भारत भी इनके नियंत्रण में आ गया, ठीक है। अब यहां से पैसा कैसे लूटा जाए इसकी पॉलिसी बनाई जाएगी। क्या? पैसा कैसे लूटा जाए, ठीक है। तो ये दोनों जगहों पे पैसा कहां से मिलेगा? कृषि, क्योंकि पैसे का मतलब क्या होता था उस समय? कृषि। अब इसको लूटने के लिए ये लोग व्यवस्था लाएंगे, भू राजस्व व्यवस्था। समझ में आया? लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कि कैसे भारत को लूटा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो व्यवस्था रहेगी वो रहेगी इजारेदारी, या जिसे हम क्या कहते हैं? ठेकेदारी प्रथा, ठीक है। ठेकेदारी प्रथा यहां पे चलती थी, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद आगे आकर के चेंज करेंगे और लाएंगे परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो लॉन्ग टाइम तक परमानेंट रहेगा, दैट इज स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। फिर बोले कि नहीं, अब और ज्यादा पैसा लूटना है, ये सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, या काम कर रहा है तो इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया में लागू करेंगे। समझ रहे हो? फिर आएंगे साउथ इंडिया, तो वहां की व्यवस्था अलग है, तो वहां पे वहां के हिसाब से रैयतवाड़ी व्यवस्था लाएंगे। कौन सी व्यवस्था लाएंगे? रैयत मतलब होता है किसान, ठीक है। और किसान से डायरेक्ट टैक्स लेंगे तो ये रैयतवाड़ी रहेगा, ठीक है। तो साउथ इंडिया यानी मुख्य रूप से इसे मद्रास से चालू करेंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी से, ठीक है। फिर उसके बाद बोले नहीं, अभी और पैसा चाहिए, यहां से भी उतना पैसा नहीं मिल रहा है, तो तीसरी व्यवस्था लाएंगे महालवाड़ी। महाल का मतलब होता है पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा का पूरा क्षेत्र मतलब पूरा गांव। अब पूरे गांव से ये क्या करेंगे बताइए? लगान वसूलेंगे। जैसे पिक्चर आई थी ना आमिर खान की, तो पूरे गांव पे लगान लगाया जाता है कि नहीं? बोले अगर माफ करना है तो क्रिकेट मैच खेल करके क्या कर लो बताओ? जीत लो। तो वही व्यवस्था जो लगान पिक्चर में दिखाई गई थी, महालवाड़ी व्यवस्था है। समझ में आया? ठीक है। तो अब देखते हैं, ये लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इनको चाहिए है। अच्छा, थोड़ा बहुत पैसा नहीं चाहिए इनको, क्योंकि 1760 में वहां पे क्या चालू हो गया है? वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके लिए क्या चाहिए? ज्यादा मात्रा में कपास, इस्पात, कच्चा माल चाहिए। और कच्चा माल के साथ क्या चाहिए बताइए? पैसा। पैसा कहाँ से मिलेगा? ये कृषि से मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा। समझ में आया? ठीक है। अब ये लोग यहाँ पे ये लूटना चालू करेंगे। अब हमारा नया चैप्टर चालू होता है यहीं पे, कि ये जो इतना युद्ध लड़ रहे थे, ये किस लिए लड़ रहे थे? समझ रहे? काय के लिए लड़ रहे थे? पैसे के लिए। तो पैसे कलेक्शन करने का नया मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि अभी तक तो नवाब का मैनेजमेंट चल रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार ये लोग क्या करेंगे बताइए? नया मैनेजमेंट सिस्टम चालू करेंगे। और इसी मैनेजमेंट सिस्टम को हम एक एक करके क्या करते हैं बताइए? यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा ले जाने की नहीं है, बल्कि कितना पैसा ले जाने की है बताइए? बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ से ये लोग क्या ले जाना चाहते हैं? पैसा ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम नया सिस्टम अपना चालू करते हैं, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम। समझिएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जब वॉर ऑफ प्लासी हुई थी, यानी प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी के जस्ट बाद कौन सा युद्ध होता है बताइए? बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों को क्या मिल गया था बताइए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इलाहाबाद की संधि हुई थी कि नहीं हुई थी बताइए? 12 अगस्त 1765। और इस संधि के तहत बोला गया था कि ये दीवानी का अधिकार, दीवानी मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्शन। ये अधिकार किसके पास आ जाएगा? अंग्रेजों। तो इसके लिए ये लोग नया सिस्टम लाएंगे कि नहीं लाएंगे बताइए? डेफिनेटली लाएंगे नया सिस्टम। तो अब ये कैसा अंग्रेज, मतलब कैसे ये लोग मतलब सिस्टम बनाएं कि ज्यादा से ज्यादा यहां से पैसा ले जा सकें। तो अभी तक यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का क्या सिस्टम चलता था समझना।
जैसे बंगाल है, बंगाल चूंकि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि उस समय के बंगाल में क्या आता था, देखो बांग्लादेश भी आता था, पश्चिम बंगाल भी आता था, आज का बिहार भी आता था, आज का झारखंड भी आता था, आज का उड़ीसा भी आता था, और भी पूरा पूरा बांग्लादेश एक देश आ रहा है। छोटी जगह है कि बड़ी जगह है? मतलब उत्तर भारत एक तरफ और बंगाल एक तरफ। समझ में आया? अब अभी यहाँ टैक्स कलेक्शन क्या चलता था, तो टैक्स कलेक्शन ये चलता था कि बंगाल का एक बना दिया गया, क्या बताइए, दीवान। समझ रहे हो? ठीक है। बिहार का एक दीवान बना दिया गया और उड़ीसा का एक दीवान बना दिया गया। दीवान मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो क्या करेगा बताइए, टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है। और ये टैक्स कलेक्ट करके किसको दे देगा बताइए, अंग्रेजों को। समझ में आया? ठीक है। तो अंग्रेजों, अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि जब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी, तो उन्होंने इन लोगों से जा करके डायरेक्ट टैक्स क्यों नहीं वसूला? तो डायरेक्ट टैक्स इसलिए नहीं वसूला क्योंकि अभी अभी अंग्रेज यहाँ पे युद्ध जीते हैं और जनता उनको डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता डायरेक्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगी? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, क्या बताइए, यहाँ पे हर चीज चेंज है। यहाँ का सामाजिक ढांचा अलग है, यहाँ का राजनीतिक ढांचा अलग है, यहाँ का आर्थिक ढांचा अलग है, और यहाँ का सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा अलग है। ठीक है। अगर टैक्स वसूलना है तो बात करनी आनी चाहिए, तो बात भाषा अलग। अंग्रेजों की भाषा क्या बताइए, इंग्लिश, और भारतीयों की भाषा क्या बताइए, हिंदी। समझ में आ रहा है? तो जब भाषा ही अलग है तो टैक्स कैसे वसूल पाएंगे? वसूल पाएंगे क्या? नहीं वसूल पाएंगे। फिर इनका रहन सहन, खान पान, संस्कृति, कल्चर सब कुछ डिफरेंट है। और अगर अंग्रेज आकर के किसान से टैक्स मांगेंगे तो पता चला वो क्या फसल काट रहा है, बोला गिव मी टैक्स, वो काट दिया, बोला ले टैक्स। समझ में आया कि नहीं आया? बोला तू कौन होता है टैक्स लेने वाला? और गांव के लोगों को ये चीज समझ में आएगी क्या? आज भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा भारत चल कैसे रहा है। तो उस समय कैसे समझ में आएगा कि आखिर सिस्टम कैसे चल रहा है? आएगा समझ में क्या? नहीं समझ में आएगा। वो लोग तो इतने ही जानते हैं कि भैया एक व्यक्ति आता है वो जो हमसे टैक्स कलेक्ट करके ले जाता है। तो अंग्रेज लोग बोलेंगे कि यही सिस्टम को क्या करो बेटा, कंटिन्यू करो। अभी इसलिए कंटिन्यू करो क्योंकि अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि डायरेक्ट इनसे टैक्स ले सके। तो 1765 में ये संधि आती है और 1765 से लेकर के 1772 तक जो टैक्स वसूला जाता है, क्या बताइए, जो टैक्स वसूला जाता है वो कौन से सिस्टम से वसूला जाता है? पुराने सिस्टम से। जो किसका सिस्टम था बताइए? नवाबों का जो टैक्स वसूलने का सिस्टम था, उसी से ये लोग क्या करते हैं बताइए, टैक्स वसूलते हैं। समझ में आया? ठीक है। फिर फिर यहां पे ये लोग क्या करते हैं बताइए, ठेकेदारी प्रथा लाते हैं। क्या लाते हैं? ठेकेदारी प्रथा। भारत में कॉन्ट्रैक्ट या ठेका की शुरुआत यहां से होती है। तो पहली प्रथा क्या लाएंगे बताइए? ठेकेदारी, या इसी को फारसी में ठेकेदारी शब्द को बोला जाता है इजारेदारी। ठीक है। अब ये व्यवस्था में क्या होगा, चूंकि अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, तो इसके लिए ये लोग क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे ठेकेदारी व्यवस्था को लाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्योंकि पुरानी नवाब की व्यवस्था को उन्होंने डिसकंटिन्यू इसलिए कर दिया क्योंकि दीवान बहुत सारा पैसा खा जाता था। अब अंग्रेजों को समझ में आएगा क्या? हिसाब किताब कुछ रहेगा क्या? बोले भैया बंगाल में तो इतना ही टैक्स आता है, तुम कैसी बात कर रहे हो? बोले सिराजुद्दौला तो यार हीरे का रथ पहन, हीरे के रथ में चलता था, यहाँ तो टायर बदलवाने का पैसा नहीं आ रहा है। तो पता चला दीवान सारा पैसा क्या है, खा जा रहा है। समझ में आया? ये सिस्टम का ड्रॉबैक निकला। तो जब ड्रॉबैक निकला तो इन्होंने नवाबों के सिस्टम को खत्म किया। बोला एक काम करो, क्या करें? ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा में क्या किया गया? बोला कि जैसे ये खेत है, आ रहा है समझ में, अब इस खेत की क्या लगाई जाएगी बताइए? बोली लगाई जाएगी। ठीक है। कि सपोज एक व्यक्ति आया, वो बोलेगा कि इस खेत का, अब वो स्थानीय व्यक्ति रहेगा तो उसको अंदाजा रहेगा ना। तो इस खेत का उसने बोला कि मैं 2 लाख रुपए सालाना दूंगा। तो अंग्रेज ने बोला ठीक है। बोले और कोई? तो एक व्यक्ति आया, बोला मैं 2 लाख नहीं, कितना दे दूंगा? 3 लाख दूंगा।
तो बाकी के स्थानीय लोग बोलेंगे कि अरे बाप रे, इससे ज्यादा तो यहाँ से वसूल ही नहीं सकते, 4 लाख बोलेंगे तो कहाँ लॉस में चले जाएंगे। तो बोले 3 लाख 1, 3 लाख 2, 3 लाख 3। तो ये जो है, तो ठेका किसको मिल जाएगा? ये ठेका उसको मिल गया जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई। तो सबसे ऊंची जिसने क्या लगाई बताइए बोली, उसे क्या मिल गया यहाँ पे? खेती करने के लिए। समझ में आया? ठीक है। अब देखो हुआ क्या। तो जो व्यक्ति ठेका लेता था तो वो क्या कहलाया बताइए? आपका ठेकेदार। अब देखो इस व्यवस्था में क्या प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। इस व्यवस्था में ये प्रॉब्लम हो गई कि लोग कंपटीशन में बोली ज्यादा लगाने लगे। समझ में आया कि नहीं? अब लैंड फिक्स है, उपज फिक्स है, बोली ज्यादा लगा दे रहे हो। किस चक्कर में लगा दे रहे हो? कि हम ले लें यार, हम पैसा कमाएं। तो बोली ज्यादा लगा देने के कारण, यानी बोली क्या हो गई बताइए? बोली इतनी ज्यादा लगा दिए कि जितनी उपज ही वहां की नहीं है। तो टैक्स आएगा कि नहीं आएगा? लो, नहीं आएगा टैक्स। अरे भैया जब पैदा ही नहीं हुआ तो कहां से आएगा? गेहूं ही नहीं हुआ उतना। गेहूं कितना होना है? मान लो 2 लाख रुपए का, बोली लगा दिए 3 लाख। तो घाटा होगा कि नहीं होगा बताइए? तो यहां से अंग्रेजों को क्या हुआ बताइए? घाटा हुआ। तो इन्होंने बोला कि यार ये सिस्टम को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदार क्या है, कुछ भी बोली लगा के क्या कर लेता है? ले लेता है। और उसके बाद ठेकेदार जब यहां उपज नहीं होगी तो ठेकेदार किसका शोषण करेगा बताइए? ठेकेदार किसान का शोषण करेगा। बोलेगा कैसे खेती कर रहा है? बोले हाँ उपज ही इतनी होगी। बोले हम नहीं जानते, तुम कहीं से भी करके दो। तो किसान क्या हो जाएंगे? परेशान। समझ में आया? तो अब अंग्रेज बोलेंगे कि यार कोई ऐसे आदमी को भेजो जिसे समझ हो। किसकी बताइए? खेतीबाड़ी की। यानी जिसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम की क्या हो बताइए? समझ हो। तो अब वहां से भेजा जाता है गवर्नर बना के लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो रहता है तो वो ऑलरेडी बहुत बड़ा जमींदार रहता है। तो समझ में आ रहा है, भारत में ठेकेदारी व्यवस्था यहां से चालू होती है। इसके बाद अब आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस इस घाटे की भरपाई करने के लिए। तो वो नया सिस्टम लाएगा और वो लॉन्ग टाइम तक के लिए लाएगा। वहां पे जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो भी फिक्स कर देंगे और लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स कर देंगे। इसीलिए इसे बोला जाएगा परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है। और चूंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है, बहुत बड़ा जमींदार है, ठीक है, कहां का? ब्रिटेन का, तो उसको एक्सपीरियंस है। तो यहां पे दूसरी व्यवस्था लाई जाएगी। कौन सी व्यवस्था लाई जाएगी बताइए? स्थायी बंदोबस्त। कोई पूछेगा कि अंग्रेजों ने स्थायी बंदोबस्त क्यों लाया, तो आप बताएंगे क्योंकि ठेकेदारी प्रथा में अंग्रेजों को बहुत नुकसान हो रहा था। क्यों नुकसान हो रहा था? क्योंकि ठेकेदार जमीन ऊंची बोली लगा के ले लेता था जितनी की उपज वहां से नहीं होती थी। इससे अंग्रेजों को टैक्स कलेक्शन में क्या हुआ? बहुत घाटा हुआ। इसलिए इस सिस्टम को चेंज करने का क्या हुआ बताइए? एक जरूरत पड़ी। तो इस ठेकेदारी सिस्टम में ठेकेदार भी परेशान था, किसान भी परेशान था। किसान बोला उपज नहीं हो रही है, ठेकेदार बोले हमारे पैसे की उगाही नहीं हो रही है। तो इसलिए नया सिस्टम लाएंगे और लॉर्ड कॉर्नवालिस लाएगा। यहां पे गवर्नर बन के कौन आएगा अब? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अब लॉर्ड कॉर्नवालिस बोलेगा कि सिस्टम चेंज। और ये बोलेगा कि अब नया सिस्टम ला रहे हैं हम। बोले कि इस सिस्टम में टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? बोले इसके पहले हम देखे थे नवाबों के समय में दीवान भ्रष्टाचार कर रहा था, फिर दीवान के बाद आया ठेकेदारी, तो ठेकेदारी भ्रष्टाचार करने लगा, प्लस वो किसान का शोषण करने लगा, प्लस उतनी उपज नहीं हुई। तो इसलिए यहां पे अब नया सिस्टम लाया गया। बोला अब ना तो दीवान टैक्स कलेक्ट करेगा, न ठेकेदार रहेगा। टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? कलेक्टर। द वन हु कलेक्ट द ऑल टैक्सेस इज कॉल्ड कलेक्टर। ठीक है। अब यहीं से कलेक्टर पद का क्या होता है? सृजन होता है। तो 1772 में ये कलेक्टर का पद बनाया। किसने पद बनाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। वही कलेक्टर आज भी है और वही कलेक्टर आज भी रेवेन्यू कलेक्शन भारत में कर रहा है कि नहीं? क्योंकि हमने अंग्रेजों के सिस्टम को क्या रखा बताइए? जारी रखा, कंटिन्यू रखा। ठीक है। अब इसी के साथ आगे चल करके 1786 में
आगे चल करके 1786 में इसी कलेक्टर के पद के लिए परीक्षा का आयोजन होने लगा, जिस परीक्षा को क्या कहा जाने लगा, सिविल सर्विस एग्जाम। तो पहली बार सिविल सर्विस का एग्जाम कब हुआ, 1786 में। इसके पहले कलेक्टर किसको बनाया जाता था, जो भी अंग्रेज के चापलूस रहते थे, जो उनकी खुशामददी करें, उनका काम करें, उनको क्या बनाया जाता था, कलेक्टर बनाया जाता था। और 1786 से किसको कलेक्टर बनाया जाएगा, जो परीक्षा को क्या करेगा बताइए, उत्तीर्ण। हालांकि ये भी अंग्रेजों का चापलूस रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। जैसे वर्तमान में कलेक्टर किसका चापलूस, सरकार का चापलूस, जो सरकार बोलेगी वो करना पड़ेगा। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा निकाल करके त्याग पत्र दे दिया। वहां लड़कियों का रिश्ता आ रहा है, बात चल रही है, कोई फॉर्च्यूनर बोल रहा है, कोई लैंड क्रूजर, ऊपर सुभाष चंद्र बोस बोले कि सदिया ही नहीं करूंगा। बोले इसी दिन के लिए तुमको पढ़ाए थे, क्योंकि एक बाप का जीवन का सपना क्या रहता है कि हमारा लड़का बन जाए कलेक्टर और मिल जाए 5-10 करोड़ रुपए, तो बुढ़ापा कैसे कटे बताइए, अच्छा कटे। अब बाप के सपने को मट्टी मलित कर दिए कौन, सुभाष चंद्र बोस। बोले मुझे अंग्रेजों का गुलाम ही नहीं बनना है, मैं लात मारता हूं ऐसी 2 कौड़ी की नौकरी को, कि जिसमें मतलब अंग्रेजों का गुलाम बनना पड़े। बाप भारी नाराज। ऊपर से वो लड़कियां क्या बोली, हाय राम कैसा लड़का है ये, बताओ, समझ में आया। छोड़ छाड़ दी ये सबको। जब ही ना भारत के देश की आजादी की लड़ाई, लड़की लड़की के चक्कर में पड़ जाते तो इतना आगे बढ़ पाते क्या जीवन में। मिटा वही है जो लड़की के चक्कर में पड़ा है, शादी ब्याह क्या बताइए, आपका करियर जीवन का सत्यानाश। तो बाप ने कहा यार तुम हमारा सत्यानाश कर दिए, ठीक है। तो ये सब हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब कार्नवालिस यहाँ पे दिमाग लगाएगा, बोलेगा देखो वहां दीवान पैसा खा रहा था, ठेकेदारी प्रथा में पैसा ही नहीं हो रहा था, उपज नहीं हो रहा था। तो एक काम करो, समस्या क्या जा रही है, समस्या ये जा रही है कि ये है खेत, और इस खेत में साल भर में जो भी उपज होगी वो फिक्स्ड होगी कि नहीं होगी बताइए, फिक्स होगी। इसी के साथ यहां पे एक समस्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी, मानसून। क्योंकि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है, मानसून आएगा तो खेती होगी, और मानसून नहीं आएगा तो खेती नहीं होगी। और जब खेती नहीं होगी तो टैक्स मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, कितने के लिए, लंबे साल। और वो साल कितना होगा, सपोज कह दिए कि 5 साल। अब बोल दिए कि एक काम करो 5 साल के लिए ये लैंड क्या कर लो बताओ, ले लो। समझ में आया। और इस 5 साल में हमें हर साल के हिसाब से लाख लाख रुपए दे देना, यानी कितना हो गया, 5 लाख रुपए। अब मान लो दूसरे साल अकाल हो गया, मानसून नहीं आया, तो उसको आप तीसरे साल रिकवर करो, चौथे साल रिकवर करो, 5वें साल। ये हम प्राकृतिक आपदा की टेंशन नहीं ले सकते। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहां पे इन लोगों ने बोला कि यार एक काम करो यहां पे कि आप हमें फिक्स्ड कर दो। क्या कर दो बताओ, इन मतलब जो टैक्स है उस टैक्स को क्या कर दो, फिक्स कर दो, कि 5 लाख पर ईयर हमें चाहिए, मतलब चाहिए। समझ में आया, ठीक है। तो अब यहां पे जमींदार को क्या बोला गया, इस प्रथा में क्या बोला गया, ठीक है, जो जमींदार रहता है, जमींदार मतलब जो क्या करेगा, लैंड को लेगा। समझ में आया, ठीक है। तो जमींदार जो लैंड को लेगा, तो उसे बोला गया कि एक काम करो, ये जो जमीन है इसका मालिकाना हक हम किसे देते हैं, तुम्हें देते हैं। मालिकाना हक किसे दे दिए बताइए, जमींदार को। मतलब अब तुम इस लैंड को कुछ भी कर सकते हो, मतलब इस लैंड को या तो इसका तुम एकीकरण करो, छोटे छोटे खेत को मिलाकर के क्या करो, एक बड़ा खेत कर दो, उसमें ज्यादा लोगों को एंगेज करो, या लैंड को तुम सेल कर दो, या लैंड को तुम बाई कर दो। तुम कुछ भी करो, हमें मतलब नहीं है, लेकिन तुम हमें क्या करो, जो टैक्स होगा, वो कर होगा, वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। और कितने टाइम पीरियड के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग टाइम क्या मतलब, जैसे इन्होंने बोल दिया कि हमें 5 लाख, ठीक है, कितने साल के लिए दो, 5 साल तक लगातार दो, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या जा रही थी, अंग्रेज लोग बनाते थे अपना बजट बजट बजट, और बजट जब बनाते थे तो उसमें ये लोग बोलते थे कि हमें क्या लेना है, एक साल में पर्टिकुलर क्षेत्र से 1 लाख। लेकिन वहां क्या आ गया, अकाल, यानी बारिश नहीं हुई,
तो फिर पैसा क्या मिला बताइए, 0। तो बोले ये साल तो हमें पूरा घाटा हो गया। इसलिए इस सिस्टम की भरपाई के लिए इन्होंने क्या लाया बताइए, स्थायी बंदोबस्त लाया। समझ में आया? ठीक है। अंग्रेजों ने यहां पर यह सोचा कि हम अगर यहां पे स्थायी बंदोबस्त ला देंगे तो उससे जमींदार जमीन में इंटरेस्ट लेगा। लेगा कि नहीं लेगा बताइए? इसलिए इंटरेस्ट लेगा क्योंकि वो बोलेगा मैं ज्यादा से ज्यादा उपज करूं, इनको 5 लाख चाहिए तो मैं कितना कमाऊं, 10, 12, 15। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? तो उन्होंने सोचा कि इस सिस्टम का फायदा ये होगा कि जमींदार ज्यादा से ज्यादा निवेश करेगा। कहां पे निवेश करेगा बताइए? वो भूमि में निवेश करेगा। किस में निवेश करेगा? बोलेगा अच्छी खाद डालो, अच्छे क्या डालो, बीज डालो, ये सब करो। लेकिन जमींदार ने ऐसा नहीं किया। ट्रेडिशनल खेती कर रहे थे, बोले किसान करे ना, हमें क्या मतलब। यहां से अंग्रेजों के जमींदार, वो कहते थे ना पुरानी पिक्चरों में राजकुमार जी आते थे, हम अंग्रेजों के जमाने के जमींदार हैं। जमींदार कुछ नहीं करते थे, शहर में बड़े बड़े बंगले बनवा लिए थे। महीने में एक बार गाड़ी, साल में या 6 महीने में जब कटाई हो रही गाड़ी लेके गए, टैक्स कलेक्ट किए और वापस आ गए। बोले हमें क्या करने की जरूरत है। अब यहां भी अंग्रेजों का होने लगा लॉस। ठीक है। अब यहां पे अंग्रेज लोग जो हैं, तो इन लोगों को ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, तो इसमें यहां पे इन लोगों को ये लॉस होने लगा कि जमींदार ने निवेश नहीं किया। अब देखो अंग्रेजों की यहां पे दोहरी सोच क्या थी इसके पीछे। अंग्रेजों की दोहरी सोच ये थी कि हम जो टैक्स है अभी थोड़ा कम लें इन लोगों से, फिक्स लें। 5 लाख कितने साल के लिए हम ले रहे हैं बताइए? 5 साल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या होगा कि इनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा। समझ में आया? जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये मार्केट में सेल करने जाएंगे, तो वहां हम लगा देंगे टैक्स, यानी चित भी हमारी और पद भी हमारी। समझ में आया? लेकिन जमींदार ने लैंड में इन्वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। वो मालिक बन के केवल मालिकाना हक दिखाया। उसके अलावा उसने ना किसानों की मदद की, ना कुछ किया। तो इस कारण से अब क्या हो गया बताइए? ये सिस्टम क्या हो गया बताइए? फेल हो गया। हालांकि फेल नहीं हुआ, लंबे समय तक टैक्स कलेक्ट किए इन लोग से, लेकिन अंग्रेजों की जो मंशा थी ज्यादा पैसा, यहां से फिक्स पैसा आएगा, ज्यादा पैसा कहां से लेंगे। लेकिन ये आया क्या? क्यों नहीं आया? क्योंकि जमींदार ने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो अंग्रेजों ने बोला नहीं, हमें ज्यादा पैसा चाहिए। ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि इंग्लैंड में चालू हो गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसलिए हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा वो करना है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। तो अब यहां पे ये लोग बोलेंगे कि एक काम करो, अब हमें कोई दूसरा सिस्टम यहां पे लाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये वाला सिस्टम जो लाया था वो कहां लाया था बताइए? उत्तर भारत में लाया था। कहां पे लाया था बताइए? उत्तर भारत में लाया गया था। ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसका क्षेत्र क्या था? तो इसका क्षेत्र किसका बताइए? स्थायी बंदोबस्त का। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने इसे लागू किया था केवल उत्तरी कर्नाटक में। दक्षिण भारत में कहां किया था? केवल और केवल उत्तरी कर्नाटक में। ठीक है। इसका पूरा एरिया कितना था? तो ब्रिटिश हुकूमत का लेंगे ना, यानी ब्रिटिश क्षेत्र का जितना उनके कब्जे में है, तो ब्रिटिश क्षेत्र का 19%, यानी जितना भारत में ब्रिटिश लोगों का क्षेत्र है, तो उसके 19% में क्या है बताइए? आपका कौन सा सिस्टम है? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है। समझ में आया? कितने एरिया का? ब्रिटिश भारत का। ब्रिटिश भारत मतलब समझ रहे हैं ना? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, सिंध, मैसूर, मराठा, बाकी बीच बीच में कई जगह अभी भी देसी रियासत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है ना? तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि परमानेंट सेटलमेंट कितने प्रतिशत एरिया में था? तो ब्रिटिश भारत का 19%। मुख्य रूप से क्षेत्र कौन कौन से थे? ये सब। ठीक है। इसमें सिस्टम क्या रहता था? तो सिस्टम रहता था जमींदार को भूमि का मालिकाना हक दे दिया जाता था। क्या दे दिया जाता था? मालिकाना हक दे दिया जाता था। इसके साथ ये जो टैक्स देंगे वो भी क्या कर दिए? फिक्स। और उसकी जो समय सीमा थी, समय सीमा वो भी क्या कर दिए? फिक्स्ड।
इस कारण से इसे क्या बोलते हैं? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। और इसी के लिए अंग्रेज लाते हैं एक रूल, उस रूल को क्या कहते हैं? सनसेट रूल। सनसेट रूल यानी कि सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम। इसके लिए अंग्रेज क्या करते थे? एक नियत तिथि तय कर देते थे। क्या तय कर देते थे? नियत तिथि। जैसे सपोज 5 साल के लिए बोले 5 लाख, और उसकी डेट क्या फिक्स कर दिए? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को सूर्यास्त होने के पहले, यानी कि सनसेट के पहले, बिफोर सनसेट, जैसे सनसेट 5 बजे हो रहा है, तो पूरा 5 साल का टैक्स कलेक्ट करके ला करके अंग्रेज को देना होता था। किसको बताइए? जमींदार को। अगर जमींदार ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जमींदारी क्या कर दी जाएगी? बताइए, निरस्त कर दी जाएगी। तो ये भी अंग्रेजों पे, वो सॉरी, किसानों का शोषण करने लगा कि हमें तो भैया 5 लाख चाहिए, चाहे कैसे भी चाहिए। अब 5 लाख निकालने के लिए वो क्या कर रहा है? भूमि में निवेश नहीं कर रहा है, अच्छे बीज खाद का प्रयोग नहीं कर रहा है, बल्कि किसानों पे क्या डाल रहा है? प्रेशर, और अपना मालिकाना हक झाड़ रहा है। समझ में आया? ठीक है। तो इसमें जमींदार के, किसानों के साथ क्या प्रॉब्लम होने लगी? शोषण होने लगा। जमींदार के साथ क्या प्रॉब्लम आ गई? कि इस डेट को एनी हाउ मेरे को इतना पैसा देना है, मतलब देना है, चाहे हो चाहे ना हो, ये तुम्हारी टेंशन। क्योंकि अंग्रेज बोले कि जब तुम्हें प्रॉफिट हो रहा था तो हमने तो नहीं बोला कि हमें ज्यादा प्रॉफिट दो, लेकिन जब तुम्हें घाटा हो रहा है तो तुम क्यों बोल रहे हो कि नहीं है? तुम एनी हाउ 5 साल में मैनेज कर लो उसको, और मैनेज करके हमें सूर्यास्त के पहले ला करके दे दो। तो जमींदार पे क्या, यहाँ पे क्या आ गई बताइए? मुसीबत। तो जमींदार पे जब मुसीबत आने लगी तो वो क्या करने लगा? आगे चल करके जमीन को ही क्या करने लगा? हड़पने लगा। किसान, जिस जिस किसान ने बोला कि हम टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, उनकी जमीन उसने हड़प ली। तो जो छोटे छोटे किसान थे ना, जिसे क्या कहते हैं? सीमांत किसान, तो वो भूमिहीन हो गए। अब उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि खेती करने के लिए क्या चाहिए? बिना जमीन के खेती की जा सकती है क्या? कहाँ आसमान में करोगे क्या? समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इस सिस्टम का क्या हो गया बताइए? बहुत ज्यादा क्या हो गया बताइए? इसमें ये लॉस हो गया कि भारतीय सीमांत किसान क्या हो गए? भूमिहीन हो गए। समझ में आया? ठीक है। और जब अकाल और सूखा पड़ जाता, पता चला 3-3 साल अकाल पड़ गया, अब अंग्रेजों के सामने टेंशन यार, क्योंकि यहाँ 1769, 70, 71 में भीषण अकाल पड़ा था। समझ रहे हो? आगे भी कई बार 2 साल 3 साल का अकाल पड़ा, तो टैक्स नहीं दे पाए। टैक्स पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो इंग्लैंड में पैसा नहीं पहुंच रहा है। भाई कपास की खेती कर रहे हो, कपास इंग्लैंड में नहीं पहुंचा तो सेट बनेगी क्या? तो लॉस किसको? अंग्रेज को। और कपास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सूखा पड़ा है। क्या पड़ा है बताइए? सूखा पड़ा है। तो अंग्रेजों ने बोला कि यार एक काम करो यार, कोई नया सिस्टम लाओ। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो अब अगला सिस्टम जो लाया जाता है इससे उभरने के लिए, उसे कहते हैं क्या बताइए? रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और ये मुख्य रूप से कहां पे लाई गई थी? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में कहां से शुरुआत करते हैं? मद्रास प्रेसिडेंसी। उस समय मद्रास का जो गवर्नर था, ठीक है, तो उस गवर्नर का नाम था टॉमस मुनरो। ठीक है। और इसी के साथ इसका सहयोगी रहता है, जिसका नाम क्या रहता है? कर्नल रीड। ये कौन है? इसका सहयोगी है, परम मित्र है इसका, जहां जहां ये जाता है साथ में जाता है। तो टॉमस मुनरो ने बोला कि एक काम करो, अभी तक टैक्स किससे ले रहे थे? जमींदार से। एक काम करो, इसकी छुट्टी कर दो। आ रहा है समझ में? अब तक जमींदारों के पास भारत में बहुत बड़े बड़े लैंड इकट्ठे हो गए। आप देखते हो ना, कोई बहुत पुराने लोग गांव में रहते हैं जिनके पास 100 एकड़ जमीन है, 200 एकड़ जमीन है, तो वो सब जमीन उनके पास कहां से आई? स्थायी बंदोबस्त के ड्रॉबैक से। समझ में आया कि नहीं आया? तो किसी के पास 200-200 एकड़ है तो वो तो जमीन कभी खत्म ही नहीं होगी। फिर उसी घर का एक व्यक्ति क्या लड़ने लगा? चुनाव। और वही आज की डेट में क्या बन गया? विधायक, सांसद। आ रहा है समझ में? तो यहां से पूरा बैकग्राउंड चालू होता है। इनने बोला कि यार ये जमींदार से बहुत नाटक हो रहा है। क्या नाटक हो रहा है? अकाल पड़ा, ये टैक्स नहीं दिया, कई टैक्स ये खुद मार गया,
जमीन का मालिकाना है इसको दे दिए तो पता चला जमीन इसकी हो गई और ये पर्सनल खेती कराने लगा। बोला हमें अब कोई मतलब ही नहीं अंग्रेजों से। समझ रहे हो, यानी सिस्टम पूरा चरमरा गया। तो एक काम करो, जो खेती है वो कौन कर रहा है? किसान। और बीच में बिचौलिया कौन है? तो एक काम करो, ये बिचौलिया को क्या करो, खत्म करो। तो बिचौलिया को खत्म करो तो डायरेक्ट किसके पास आएगा बताइए? किसान के पास। जैसे आप देखते हो ना, सब्जी उब्जी सब गांव से टूट के कहाँ आती है? कृषि उपज मंडी में। कृषि उपज मंडी में ये बिचौलिए बैठे रहते हैं। ये बिचौलिए क्या करते हैं? उससे खरीदे यहां बेचे, उनका काम कुछ नहीं है। किसान का माल आया उससे खरीदे, खरीदने के बाद यहां व्यापारी को बेच दिए, सब्जी वाले को। तो बिचौलिया कुछ कर रहा है क्या? मजे मार रहा है। वैसे यहां जमींदार मजे मार रहा था कि न खेती कर रहा है, न उस पर ध्यान दे रहा है, न रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोले इसको खत्म करो, सीधे किसान को पकड़ो और किसान से जो डायरेक्ट क्या करो बताओ? टैक्स कलेक्ट करें। कौन? अंग्रेज। तो इसे बोला जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्योंकि यहां पे रैयत का मीनिंग क्या होता था? किसान। यानी अब जो किसान है तो वो डायरेक्ट टैक्स किसको दे देगा? अंग्रेज। और अंग्रेजों के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है? ज्यादा पैसा। समझ में आया? ठेकेदारी व्यवस्था में क्या दिक्कत हो रही? बोली ज्यादा लगा देने के कारण पैसा नहीं आ रहा है, अकाल पड़ रहा है तो दिक्कत जा रही है। तो ला दिए स्थायी बंदोबस्त कि 5 साल में 5 लाख दे ही देना। लेकिन वहां पे भी क्या दिक्कत हो गई कि अगर अकाल पड़ा तो किसान टैक्स नहीं दे पाया, और जमीन यहां जमीन में निवेश नहीं किया इसने, तो एक्स्ट्रा पैसा जो चाहिए था यहां 5 लाख, जबकि पहले अंग्रेजों को ठेकेदारी में 10 लाख मिल रहा था, लेकिन 5 लाख लिए, बाकी 5 लाख कहां से लेंगे? वो इन्वेस्ट करेगा तो व्यापार होगा तो टैक्स लगा देंगे, तो वो 5 लाख आया नहीं। प्लस ये 5 लाख कितना बन जाता था? कई बार 3 लाख। तो सिस्टम फेल। तो सिस्टम फेल तो बोले रही है डायरेक्ट किसान से पैसा क्या करो? खींचो। और डायरेक्ट किसान से यहां पे हम पैसा लेंगे तो उससे क्या होगा बताइए? हमारे पास पैसा क्या होगा बताइए? ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक हो गया। क्या ड्रॉबैक हो गया? नाराज कौन हो जाएगा? जमींदार। जमींदार क्या बोलेगा कि भैया मैं तो क्या हो गया हूं? बेरोजगार। अब देखो यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी। अब यहां पे प्रॉब्लम आएगी कि ये खेत है। समझ में आया? अकाल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी भी आज भी खेती सब बर्बाद हो जाती है कि नहीं बर्बाद हो जाती है? तो इसी के लिए तो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि बर्बाद हो जाए तो कम से कम बीमा दे दे, तो उसकी जितनी लागत लगी है उससे थोड़ा ज्यादा पैसा मिल जाएगा, है ना? फिर यहाँ पे क्या बताइए? खेती कर रहे हैं, खेती में क्या बड़ा बताइए? अकाल। और जब अकाल पड़ेगा तो फिर यहाँ पे अब कौन है? पार्टी डायरेक्ट कौन है? किसान। तो किसान क्या टैक्स दे पाएगा बताइए? नहीं दे पाएगा। तो ये हो गई समस्या। अंग्रेजों ने क्या कर दिया? यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ा दिया, और बढ़ा करके कितना कर दिया? 55%। आ रहा है समझ में? तो बीच में एक व्यक्ति था जमींदार, इसने भिड़काना शुरू किया किसान को कि क्यों काय टैक्स दे रहे हो, मत दो। ये लोग क्या किए हैं? बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। तो जमींदार भड़काने लगा, किसान टैक्स ही देना बंद कर दिया। ठीक है, समझ में आया? और इसी के साथ यहां पे क्या हो गया? महाजन और सूदखोर, जो कि ब्याज में क्या करते थे? पैसा देते थे। तो ये लोग कहां पे करते थे ब्याज में पैसा? व्यापारियों को देते थे। लेकिन चूंकि अब क्या हो गया है? जो जमीन है, तो जमीन का मालिकाना हक किसे दे दिया गया है? किसान। किसान नहीं दे पा रहा है टैक्स, तो ये पैसा किससे लेने लगा? सूदखोर से। समझ में आया? अब ये सूदखोर अपना पूरा ध्यान व्यापार की जगह कहां आकर्षित कर लिया? खेती पे, जमीन पे। क्यों? क्योंकि किसान के पास आ गया है पैसा, और सूदखोर का तो काम ही है वहां जाओ जहां पैसा मिले। तो अब क्या होगा कि ये इसको पैसा तो दे देंगे, लेकिन आरओआई बहुत ज्यादा लगा देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा लगा देंगे कि किसान दे ही नहीं पाएगा। तो अब जमीन किसकी हो जाएगी? महाजन की। हर जगह से बेचारा किसान ही मारा जा रहा है। वहां जमींदार ले ले रहा था, और यहां जमीन कौन ले ले रहा है? सूदखोर। कनेक्शन समझ पा रहे हो पूरा? मतलब ये हम बुक नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे जो भी लेक्चर रहते हैं दैट इज बियॉन्ड द बुक। बुक में बस यही लिखा रहेगा स्थायी बंदोबस्त कब आया, किसने लागू किया, कहां लागू किया, लेकिन कब लागू किया, क्यों लागू किया, किस लिए लागू किया, क्या रीजन था। आ रहा है समझ में? रीजन चेंज करने का क्या होगा? अंग्रेजों के पास पैसा नहीं आएगा। ठेकेदार में कौन शोषण किया? ठेकेदार। जमींदार में, जमींदारी में जमींदार। और यहां पे कौन आ गया? महाजन। और महाजन के साथ कौन मिल गया? जमींदार।
आ रहा है समझ में? और दोनों मिलके गेम प्लान किए, बोले इनका सिस्टम ही क्या कर दो, फेल कर दो। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ यहाँ पर ये जो रैयतवाड़ी इनका जो सिस्टम लाए थे, तो रैयतवाड़ी सिस्टम भी क्या हो गया बताइए, एक तरह से फेल हो गया। ठीक है। पूछा जाएगा कि ये कहां कहां लागू किया गया। सबसे पहले तो कितने एरिया में लागू किया गया, तो ब्रिटिश हुकूमत के या ब्रिटिश भारत के 51% पे। कितने प्रतिशत पे बताइए? 51% पे लागू किया गया। ठीक है, क्लियर है। कौन सी व्यवस्था ये? रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, क्लियर है। इसे लागू किसने किया? तो मद्रास का गवर्नर, जिसका नाम क्या था बताइए? टॉमस मुनरो। ठीक है। और इसे सबसे पहले प्रायोगिक तरीके पे, कि क्या ये चीज सफल हो पाएगी कि नहीं, तो प्रायोगिक तौर पे इसे सबसे पहले कहां पे लागू किया गया था? तो तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में। कहां पे? ये प्रश्न पूछता है आपसे एग्जाम में। अब ये सारे फैक्ट देखो, सिस्टम समझ गया, फैक्ट समझो। तो तमिलनाडु के कहां पे बताइए? 12 महल क्षेत्र में क्या है बताइए? ये मतलब वो किया गया। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्लियर है ना? और इसके बाद ये फिर कहां लागू कर दिया गया बताइए? दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों में। तो मुख्य रूप से कहां लागू करेंगे? मद्रास। फिर ठीक है, इसी का टॉमस मुनरो का एक शिष्य रहेगा, जो इसे अपना गुरु मानता था, जिसका नाम क्या था? एल्फिस्टन। तो एल्फिस्टन को बनाया जाएगा मुंबई का गवर्नर। कहां का गवर्नर? मुंबई में भी प्रेसिडेंसी है ना। ये मद्रास में गवर्नर बैठेगा कि नहीं? प्रेसिडेंसी बताया था ना, यहां बैठेगा कि नहीं? ठीक है। तो मुंबई प्रेसिडेंसी, समझ में आया? तो यहां का गवर्नर कौन है? एल्फिस्टन। तो ये मुंबई में भी क्या कर देगा? लागू कर देगा। तो इस प्रकार लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत में कौन सी व्यवस्था लागू हो जाएगी? ये तो पूछता है कि मुंबई में किसने लागू किया? एल्फिस्टन। मद्रास में किसने लागू किया? टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो की सहायता किसने की? कर्नल रीड ने। तो इस प्रकार ये लोगों ने मिलजुल करके कर दिया है ना। हेलो, हेलो। अभी तो यही ये होम साइंस के पास, ये जमघट रेस्टोरेंट के पास। आप एक काम करिए, वहीं जमघट के सामने ही मिलिए, ठीक है? हाँ, 15 मिनट में, 15 मिनट में। हाँ, चलो, तो समझ में आया आप लोगों को, है ना? अब ये रैयतवाड़ी क्यों फेल हो गया बता दिया ना हमने। ठीक है। सूदखोर महाजनखोर क्या है बताइए? मजे में है। और जमींदार भिड़काना चालू किया। अच्छा, एक चीज और थी कि किसान जमींदार को टैक्स दे देता था क्या? क्योंकि जमींदार के प्रति डर भी था, सम्मान भी था, और उसको गांव में रहना था। वो दम दिलासा देके भगा देंगे तुमको यहां से, तो दे देगा कि नहीं देगा? लेकिन अंग्रेजों को देगा क्या? नहीं देगा। आ रहा है समझ में? अंग्रेजों को तो बेवकूफ बना लेगा, साथ में जमींदार भी मिल गया। बोला तुम देने ही नहीं, हम तो खड़े ही पीछे। समझ में आया? तो इस प्रकार से रैयतवाड़ी भी क्या हो गया? फेल हो गया। तो अंग्रेजों ने बोला कि यार एक काम करो यार, गांव के मुखिया को पकड़ो, क्योंकि जमींदार बन रहा है हीरो। तो एक काम करो कि गांव का जो मुखिया है ना, उसको पकड़ो, और गांव के मुखिया को बोलो कि भैया एक काम करो, ये पूरा गांव किसका है? तुम्हारा है। इस पूरे गांव को क्या बोला जाता था उस समय? महाल। महाल मतलब क्या होता है? गांव। इस पूरे गांव से क्या करो? टैक्स कलेक्ट करके मुझे दो, यानी कि अंग्रेजों को दो। और यहां पे टैक्स कलेक्शन का काम कौन करेगा? मुखिया, जिसे आप क्या कहते हैं बताइए? सरपंच। लेकिन आगे चल के मुखिया भी हरामखोर हो जाएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो भी ज्यादा से ज्यादा किसानों से क्या करने लगेगा? पैसा खींचने लगेगा। भैया बीच में किसी भी पार्टी को, देखो अंग्रेज भी इन्वॉल्व होके देख लिए, काम ही नहीं बना। तो बीच में किसी ना किसी को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। तो इन्वॉल्व किसको किया गया? मुखिया। अब बोले भैया हमें कोई टेंशन नहीं चाहिए, इस पूरे खेत से हम तुम्हें पर्टिकुलर इतना रुपया दे दो। ठीक है। सपोज जितना भी रुपए दे दिए, बोले कि इतना रुपए हमें टैक्स तुम कलेक्ट करके लाके दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है ना। चाहे पूरे गांव में कोई जगह होंगे जहां पे उपज क्या होगी बताइए? कम होगी। कोई जगह होगी जहां पे उपज हाँ, जहां पे उपज क्या होगी बताइए? ज्यादा होगी। तो हमें कोई मतलब नहीं, ये कम ज्यादा तुम मैनेज करो और हमें इतना पैसा लाके दे दो, है ना? तो इसने बोला, मुखिया ने, कि जहां पे ज्यादा उपज हो रही है तो वहां पे किसान वो वाला ले ले, और जिसकी औकात कम करने की है, कम वाली जमीन ले ले।
तो जमीन का बंटवारा कौन, मुखिया करा। तो मुखिया आगे चल के यहाँ पक्षपात करने लगा, अपने भाई भतीजों को अच्छी जमीन दे दिया, अब बाकी लोग को खराब जमीन दे दिया। भाई भतीजों से कम टैक्स लिया, कम वालों से बोला ज्यादा दो। और जब मुखिया के पास ज्यादा टैक्स आया तो भी उन लोगों को ज्यादा नहीं दिया, कितना दिया, कम ही दिया। और किसानों का क्या करने लगा, आगे चल करके शोषण। ये भी क्या बन गया, हरामखोर। समझ रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ कि यहां सिस्टम को करप्ट कर दिया किसने, मुखिया में। कहा जमीन में साठ घाट करने लगा, टैक्स ज्यादा आया तो अपने पास रख लिया, और कम आया तो भी किसानों को बोला कि नहीं दो, नहीं दो। हालांकि इसका फायदा ये हुआ कि जैसे खूब सारे किसान हैं, एक आध किसान के यहाँ मान लो उपज नहीं हुई तो बाकी के लोग गांव वाले उसकी मदद कर देते थे, सबने एक एक को रही दिया तो उसका टैक्स हो गया। तो यहां से एकता की भावना आई महालवाड़ी व्यवस्था से। तो एकता की भावना आई तो देखो फिर क्रिकेट खेले आमिर खान ने, मतलब लोगों में एकता की भावना, तो राष्ट्रवाद पैदा हुआ। राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र के प्रति भक्ति पैदा हुई, तो लोगों में एकता आई। तो इसी एकता से आगे चल के 1857 की किसान सब एक होंगे। और आपको पता है 1857 की क्रांति में जमींदारों को भी मारे, पीट पीट के, अंग्रेजों को भी। जमींदारों को क्यों मारे, क्योंकि शोषण कर रहा था ना। मुखिया को भी मारे, जमींदार को भी मारे, अंग्रेज को भी मारे। समझ रहे हो, क्योंकि बीच की मलाई ये दोनों बैठ करके क्या कर रहे थे, खा रहे थे। तो समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष यहां पर ये निकला कि मतलब समय समय पे अंग्रेजों ने टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग मतलब सिस्टम आया। अब एग्जाम में क्या पूछता है कि इसका क्षेत्र कितना था, तो ब्रिटिश भारत का 30% था। कितना था बताइए, 30% था। हाँ, महालवाड़ी का, समझ में। क्षेत्र एरिया कौन कौन सा था, ठीक है। तो एरिया था पूरा अवध। पूरा अवध मतलब समझते हो, वर्तमान का पूरा उत्तर प्रदेश। अब जब उत्तर प्रदेश है तो बगल से क्या लगा है, मध्य प्रदेश। लेकिन तुम मध्य प्रदेश मत लिखना, क्या लिखोगे, मध्य प्रांत लिखोगे। समझ में आया, ठीक है। और मध्य प्रांत के साथ साथ इन्होंने इस व्यवस्था को एक्सटेंड किया कहां पे बताइए, पंजाब। तो ये वाले क्षेत्र में कौन सी व्यवस्था आई बताइए, महालवाड़ी व्यवस्था आई। समझ में आया, ठीक है, क्लियर है ना। अब कोई तुमसे पूछेगा ये फेल क्यों हुई, क्योंकि अंग्रेज हर व्यवस्था में टैक्स रेट बढ़ा देते थे। तो टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो उतना कलेक्शन आएगा क्या, नहीं। मुखिया भी मक्कार हो जाएगा, किसानों से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा, उनको कम देगा, बोलेगा हो ही नहीं पूरे गांव में तो हम क्या कर सकते हैं। तो हिसाब किताब ग्राउंड लेवल में समझ पाएंगे क्या अंग्रेज, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा लूटा। हर सिस्टम फेल क्यों हो रहा था, अंग्रेजों की ज्यादा लालच, इसलिए। अब आपसे निष्कर्ष कोई पूछे कि इन तीनों व्यवस्था में सबसे ज्यादा सफल व्यवस्था कौन सी हुई थी, तो स्थायी बंदोबस्त हुई। क्यों हुई मालूम है, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ साल के लिए कुछ पैसा फिक्स मिला, यहां कहीं ज्यादा मिला, कम मिला, आगे चल करके जमींदारी मक्कारी किया, मुखिया मक्कारी किया, तो सिस्टम क्या हो गया बताइए, फेल। तो ये था पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसे हमने पूरा प्रैक्टिकली वे में समझा, ठीक है। तो समझ में आया ना, ठीक है। चलिए इसके आगे अब हम कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।